अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि माक़बल में हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने से फ़ारिग हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी अफ़साना को पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर। और कृष्ण चंद्र साहब की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ मुख्तसर से मालूमात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले वाले सबक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या पूरे चांद की रात, मुख्तसर अफ़साना कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ जो आपके निसाब के अंदर शामिल है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला अफजाई का एक ज़रिया बनता है। अगर आप हौसला अफजाई हमें करेंगे, हमें हमारी हौसला को आप बुलंद करेंगे तो फिर हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। हम भी दिल जमी के साथ मेहनत करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और न फिर हमारी हिम्मतें टूट जाएंगी। और हमारी हिम्मत आप हैं, आप हमें सपोर्ट करें। अगर आप हमें हिम्मत देते हैं तो फिर यकीन जानिए आपके दरमियान उस तरीके से ऐसे तरीके से पेश किए जाएंगे कि तसव्वुर में भी आपने ख्याल नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखते हैं अफ़साना के बारे में पढ़ाया गया। पढ़ते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफ़साना मगरिबी अदब की देन है। क्या कहा बाबू कि उर्दू के अंदर जो आप मुख्तसर अफ़साना देखते हैं तो ये किसकी देन है? ये मगरिबी अदब की देन है। यानी मगरिब के जो अदीब लोग जो थे ना, मगरिब के उदबा जो थे, उन्हीं के ज़रिए वजूद में अफ़साना आता है। यह जदीद दौर की पैदावार है। असर हाजिर में मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना नावल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। क्या रखता है भाई? यानी असर हाजिर में मसरूफ़ रहने वालों के लिए, यानी कि अभी जो ज़माना चल रहा है इसमें लगे हुए, मसरूफ़ के मतलब क्या होता है? लगा हुआ रहना। रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना जो है नावल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। यानी कि नावल और दास्तान से ज़्यादा जो है मुख्तसर अफ़साना कशिश रखता है, मतलब खिंचाव। कशिश के माना क्या होता है? खिंचाव रखता है। समझ रहे ना? उसके बाद कहते हैं मुख्तलिफ नक्कादों ने अपने अपने तौर पर अफ़साने की तारीफ़ें बयान की है। देखो बाबू, नक्काद का मतलब होता है जांच परख करने वाला, ठीक है ना? और या यूँ कह लीजिए मुख्तलिफ अदीबों ने, मुख्तलिफ उदबा ने क्या किया है? अफ़साने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की हैं, अलग अलग तारीफ़ें की है, अपने अपने हिसाब से तारीफ़ें की है। एक नक्काद ने कहा है कि अफ़साना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, और यही सबसे जामे और माने भी हैं। चूँकि 10th के किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए, मतलब एक बैठक में जिसको पढ़ लिया जाए वही क्या कहलाता है? मुख्तसर अफ़साना कहलाता है। समझ रहे ना? एक और नक्काद कहता है कि अफ़साने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। बुनियादी चीज़ यानी वहदत तासुर है, मतलब एक वहदत है। क्या भाई? एक वहदत है। यानी एक तासुर है उसके अंदर। बुनियादी चीज़ में क्या भाई? एक तासुर है, यानी असर कह लीजिए, जिसको पढ़ने के बाद इंसान कुछ चीज़ उसके अंदर देखता है, समझता है, कुछ महसूस कर लेता है। एक अच्छा अफ़साना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। एक आप क्या कहा कि एक अच्छा अफ़साना जो होता है इख्तिसार के साथ, यानी मुख्तसरन किसी की ज़िंदगी को, इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी भी गोशे को, किसी भी हिस्से को कारी के सामने पेश करता है, मतलब पढ़ने वालों के सामने पेश करता है। अफ़साने में झोल होने के इम्कानात कम होते हैं चूँकि ये मुख्तसर होते हैं। लाजिम है कि अफ़साना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए। क्या कहा कि अफ़साने के अंदर झोल इना होता है, जैसे कि लिख दिए कुछ और हो उसके बरखिलाफ़, तो ये इस तरह की बातें जो है उसके अंदर बहुत कम पाई जाती है। और उसके बाद कहते हैं इसके अंदर झोल झाल बहुत कम पाया जाता है। दूसरी बात यूँ कही कि अफ़साना निगार के लिए ज़रूरी है तो कि मुशाहिदाकार हो, यानी कि वो जो भी चीज़ों को लिख रहा है तो उसके बारे में मालूम उसको हो, और उसका वो मुशाहिदाकार हो, उसको देखे हुआ हो, उसको जांचे परखे हुआ हो। तो ये क्या होता है? ये उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए वह अफ़साना निगार के लिए। किरदार भी ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और तजर्बों से मुताबिकत रखते हों। यानी कि क्या कहा? किरदार भी ऐसे हो, यानी कि किरदार उसके अंदर जो बयान किए जाए
वो ऐसे बयान किया जाए, ऐसे किरदार हो जो हमारी ज़िंदगी से मुताबिकत रखे। मुताबिकत का मतलब होता है यूँ कह लीजिए हमारी ज़िंदगी से, वो हमारी ज़िंदगी में फिट आ सके, हमारी ज़िंदगी से उसका मतलब दूर दूर तक उसका रिश्ता हो। अब ऐसा नहीं कि किसी के किरदार अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वैसी ऐसी बातें उसके अंदर जिक्र कर दें जो पॉसिबल ही ना हो, समझ रहे हैं ना। तो फिर क्या होगा, ऐसे किरदार अगर लिखा जाए तो फिर वो अफसाना नहीं कहलाएगा, समझ रहे ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफसाने के अज्जाए तरकीबी में प्लाट मौजू, किरदार, मुकालमा, मंजरकशी, माहौल और ज़बान बयान की रंगीनियाँ काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बैदी, कुर्रतुल ऐन हैदर असमत चुगताई, सुहैल अजीम आबादी, शकीला अख्तर और इंतज़ार हुसैन अहम हैं। यानी जितने लोगों का नाम जो जिक्र किया है ये सब के सब क्या है भाई, उर्दू अफसाने के अंदर अहम माने जाते हैं। इनके बाद उर्दू में अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद इस फन को जिला बख्शने में हमतन मसरूफ़ है। यानी कि इन लोगों के बाद अब उर्दू के अंदर जो अफसाना है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। और हत्तल वो कोशिश कर रही है कि अफसाना को क्या कर दिया जाए, एक आला पैमाने तक पहुंचा दिया जाए, समझ रहे ना बाबू। चलिए आगे देखते हैं कृष्ण चंद्र साहब की ज़िंदगी के बारे में। अफसाना तो आपने पढ़ लिया। कृष्ण चंद्र 29 क्या कहा भाई साहब, 23 नवंबर 1914 ईस्वी को वजीर आबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे, गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। उनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर भरतपुर और पूंछ यानी कश्मीर में मेडिकल अफसर थे। यानी डॉक्टर गौरी शंकर साहब जो थे ये कश्मीर के अंदर एक मेडिकल अफसर थे। कृष्णचंद्र की इब्तिदाई तालीम पूंछ यानी जम्मू कश्मीर में हुई। कहाँ भाई, इब्तिदाई तालीम यानी कि शुरुआती तालीम जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर हुई। 1930 ईस्वी के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए। कहाँ गए, लाहौर चले गए आला तालीम हासिल करने के लिए। और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में, क्या भाई, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। मतलब क्रिश्चियन लोगों का ये स्कूल था, फोरमैन ये क्रिश्चियन लोगों का स्कूल था, उसके अंदर इन्होंने आला तालीम के लिए दाखिला लिया। फिर कहते हैं 1934 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी ज़बान में MA किया। क्या किया भाई, 1934 ईस्वी में कहाँ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से MA करते हैं। और किस लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी ज़बान में। और 1937 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। उनको मुलाजमत के बंधन में जकड़ी ज़िंदगी पसंद नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जो लोग इतने आला तालीम याफ्ता हो तो उनको नौकरियां पसंद नहीं होती है। जो आला तालीम याफ्ता हो वाकई में, जिनके अंदर हकीकी तौर पे कह लीजिए इल्म होगा जिसके पास, वो हमेशा नौकरियों से वो कतराएगा, समझ रहे ना। आमतन ऐसा देखा गया है, वरना तो फिर एक छोटे तबका के लोग ही इसके अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नौकरियों के अंदर लेते हैं। और ये देखा भी गया है, चूँकि माली हालात जिनकी कमज़ोर होती है और जिनका कोई वसीला नहीं होता है तो वो यूं ही सोचते हैं कि कहीं से ना कहीं से एक छोटा हो या बड़ा कोई सा जॉब मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। बहरहाल सबका अपना अपना नज़रिया होता है, लोग अपने अपने नज़रिए के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। फिर भी 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजमत की। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कहते हैं ना, इनको तो मुलाजमत पसंद नहीं थी, नौकरी तो पसंद नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने मुलाजमत की, नौकरियाँ की। 1 साल के बाद दिल्ली और फिर कुछ दिनों के बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में तबादला करा लिया। कहाँ तबादला करा ली है, लखनऊ में तबादला करा लिया। लाहौर, दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी मकामात में रहकर उनकी ज़बान और बयान में निखार और उनके अदबी ज़ौक़ व शौक़ में गैर मामूली इजाफ़ा पैदा हुआ। यानी कि इनके अदबी क्या कहते हैं, अदबी मकामात में रहकर इनकी ज़बान और बयान में निखार पैदा होती है। और उसके बाद बयान कहते हैं कृष्ण चंद्र ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी ज़बान में लिखना शुरू किया, लेकिन फिर वो उर्दू में लिखने लगे। हुमायूं और अदबी दुनिया, क्या कहा, हुमायूं और अदबी दुनिया में उनकी कहानियाँ शाये हुई और फिर वो सदा के लिए उर्दू के होकर रह गए, समझ रहे ना। यानी कि हुमायूं और बेदाइयों के अंदर इनकी कहानियाँ शाये होती है, छपती है, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उर्दू के होकर रह गए। उनके अफसानों को लाजवाल शोहरत हासिल हुई।
उनके अफसानों को उर्दू अफसानों में इजाफा तस्वुर किया गया और कृष्ण चंद्र उर्दू दुनिया के एक बेहद अहम अफसाना निगार बन गए। यानी कि जो भी अफसाना ये लिखे तो ये अफसाना इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि लाजवाब शोहरत मिल गई, यानी कि ऐसी शोहरत मिली जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी उसी को कहते हैं लाजवाल शोहरत, ऐसी शोहरत जो कभी ख़त्म ना हो। तो ऐसी शोहरत जब इन्हें मिली तो फिर ये कृष्ण चंद्र उर्दू दुनिया के बेहद अफसाना निगार बन गए। और जब भी अफसाना निगारों की फ़हरिस्त लिखी जाती है, तैयार की जाती है, तो इनका नाम सर फ़हरिस्त सर अव्वल ज़रूर होता है। लखनऊ में क़याम के दौरान ही उनको शालीमार पिक्चर्स की जानिब से मुकालमे लिखने की दावत मिली। क्या भाई? पिक्चर की जानिब से मुकालमे लिखने की दावत मिली और वो इस्तीफ़ा देकर पूना चले गए। फिर बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई में सुकूनत इख्तियार कर ली। मतलब क्या हुआ, शालीमार पिक्चर्स की जानिब से जब इनको मुकालमे लिखने की दावत मिली तो उसको फिर क्या कर दिया, इस्तीफ़ा देकर ये कहाँ चले गए, मुस्तकिल तौर बम्बई चले गए और वहीं पर क्या कर लिया, सुकूनत इख्तियार कर ली। गोया कि ये उसके बाद क्या कहते हैं 1969 ईस्वी में हुकूमत हिंद की जानिब से उनको पद्म भूषण के एजाज़ से भी नवाजा गया। यानी कृष्ण चंद्र को पद्म भूषण के भी एजाज़ से नवाजा गया और दूसरे कई इदारों की तरफ से भी उनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया है। कृष्ण चंद्र कहते हैं, कृष्ण चंद्र की तकरीबन 80 किताबें शाये हुई। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल, ड्रामे, रिपोर्टाज और मज़ामीन तहरीर किए। क्या किए? रिपोर्टाज और मज़ामीन तहरीर किए। लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत एक अफसाना निगार की है। उनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियाँ सो गई, एक गधे की सरगुज़िश्त और आसमान रोशन है वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। यानी ये जितना भी आप नाम जो देख रहे हैं तो ये सब के सब क्या है भाई साहब, इनके अफसाना का नाम है, इनका लिखा हुआ अफसाना, उसी को यहाँ पे जिक्र कर दिया। शिकस्त कृष्ण चंद्र का पहला नावल है। शिकस्त जो है कृष्ण चंद्र का पहला नावल है। कृष्ण चंद्र बुनियादी तौर पर एक रूमानी अफसाना निगार थे। क्या थे? रूमानी अफसाना निगार थे। गोया कि रूमान ही का इनका मिजाज था। अफसाना निगार थे। उनकी ज़बान नहायत खूबसूरत और सुबक थी, यानी कि रफ्तार थी और इसमें जादू जैसा असर था। क्या था भाई? इनके अफसाने में जादू जैसा असर था। गोया कि लिखते थे तो ऐसा लगता था कि लोगों पढ़ने वाले को, कारी को अपने तरफ बिल्कुल खींच लेगा। कृष्ण चंद्र अपनी खूबसूरत ज़बान और मेयारी तख्लीक़ात के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। यानी कि ये जितना उम्दा ज़बान था तो इसके लिए इनको हमेशा याद किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ज़बानों के अलावा दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक की अहम ज़बानों में भी उनके अफसानों और नावलों के तर्जमे शाये हो चुके हैं। 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में इनका इंतकाल हो गया। समझ रहे ना? गोया कि 1914 ईस्वी को इस दुनिया में ये पैदा हुए और उसके बाद कहते हैं 1977 ईस्वी के अंदर ये इस दुनिया से चल बसे। समझ रहे ना? तो ये रहा कृष्ण चंद्र साहब की ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात, मुख्तसर मालूमात जिसको आपने पढ़ा। आपको पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो इसके अंदर का जितना भी सवाल ये है सवाल, ये तारीख़ वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और बस इसको अपनी कॉपी में लिखते रहें। इससे क्या होगा कि आने वाला एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें आपको ये मदद और रहनुमाई का काम करेगा। समझ रहे ना? चूँकि सवालात जो बनाए जाते हैं वो इसी से बनाया जाता है। सपोज डेट ये कहा जाएगा कि कृष्ण चंद्र ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। क्या कहा जाएगा भाई? कृष्ण चंद्र ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। अब आप इधर सवाल में खोजते रह जाएंगे कहाँ है भाई, नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इब्तिदाई तालीम के लिए कहाँ चले गए है ना। यहाँ पे इब्तिदाई तालीम जम्मू कश्मीर के अंदर ही, कहाँ गया, 1 मिनट, इब्तिदाई तालीम जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही ये प्राप्त किए थे। गोया कि इब्तिदाई तालीम जो हुई थी इनके कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। समझ रहे ना? उसके बाद यूँ भी सवाल, इस तरह से भी सवाल बनाया जा सकता है कि 1930 ईस्वी में आला तालीम के लिए कहाँ चले कृष्ण चंद्र? 1930 ईस्वी में आला तालीम के लिए कहाँ गए?
تو اس کا آنسر یہی ہوگا، لاہور چلے گئے تھے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے تھے؟ لاہور چلے گئے تھے۔ تو گویا کہ آپ اس کے اندر خوب باریک بینی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر کے سوالات بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے، یعنی کہ سارے تاریخ کو جب آپ یاد کر لیں گے تو ایگزامنر جس طریقے سے بھی گھما پھرا کر اگر سوال بناتا ہے نا تو آپ اس کا جواب دینے کے بالکل 100% آپ لائق رہیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ آپ تو پڑھے ہیں اور ایگزامنر جو ہوتا ہے یہیں سے سوال بھی بناتا ہے، اسی طریقے سے سوال بھی بناتا ہے۔ پھر یوں بھی سوال بنا سکتا ہے کہ کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں 4 آپشن دے دے گا، 4 آپشنوں میں سے ایک وہ آپ کو ٹک لگانا ہے۔ تو جیسا کہ آپ پڑھے ہیں شکست، یعنی کہ ساری چیزیں آپ کی کتاب کے اندر دی گئی رہتی ہے، اسی سے ایگزامنر سوال بناتا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوب اطمینان سے سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ کرشن چندر کا لکھا ہوا افسانہ جو ہے پورے چاند کی رات، اس کو پڑھیں گے۔ تو اسی پر اختتام کرتے ہیں، خدا حافظ۔